उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वक्त ऐसा था कि समाजवादी पार्टी का डंका बजता था। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी गांव-गांव, गली-गली तक गहरी पकड़ रखती थी। लेकिन 2017 के बाद हालात ऐसे बदले कि लाल टोपी धीरे धीरे हाशिया पर चली गई और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा नाम था योगी आदित्यनाथ। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बना रहे देश को पैसा लाते हैं बनाने के लिए। तुमने राशन बांटा तो बताइए क्या बात है? शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। 1990 का दशक, जब यूपी की राजनीति में सिर्फ 2 पार्टियां की तूती बोलती थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। जहां समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर था मुस्लिम यादव, वहीं बहुजन समाज का दलित वोट बैंक था। वहीं उसी समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना पैठ बनाना चाह रही थी। उन्होंने राम मंदिर और हिंदुत्व को अपना चुनावी एजेंडा बनाया और राम मंदिर आंदोलन से अपना ताकत बटोर रही थी। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? इसी बीच 1998 में गोरखपुर में एक नया नाम उभर रहा था, योगी आदित्यनाथ, जो गोरखनाथ मठ के महंत से उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड कट्टर हिंदू नेता बने। चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग। योगी आदित्यनाथ का असली राजनीति 1994 में शुरू हुआ। उनके गुरु महंत अवैधनाथ गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर थे और हिंदू राजनीति के पूर्वांचल में बड़ा चेहरा। 1994 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा, अब मेरा उम्र हो गया, अब मैं राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाऊंगा, अब मैं गोरखपुर की राजनीति और गोरखनाथ मठ की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। इसी के बाद 1998 में लोकसभा का चुनाव आया। महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़वाया। उस समय गोरखपुर की राजनीति पूरी तरह दिलचस्प थी। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा। वहीं सपा जाति वोट बैंक को देखते हुए जमुना प्रसाद निषाद को टिकट दिया और बहुजन समाज पार्टी ने प्रहलाद यादव को। हर पार्टी अपना वोट बैंक साधने में लगी थी। जाति समीकरण, धार्मिक प्रभाव और नेताओं की पकड़, सब कुछ दांव पर लगा था और जब नतीजे सामने आए तो तस्वीर बेहद दिलचस्प निकली। योगी आदित्यनाथ को मिले 2,68,428 वोट, वहीं सपा के जमुना प्रसाद को मिले 2,42,222 वोट। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के प्रहलाद यादव को 85,282 वोट मिले। लेकिन असल लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच थी और अंत में 26,000 वोट के अंतर से योगी आदित्यनाथ ने बाजी मार ली। गोरखपुर ने फिर एक बार भगवा झंडा बुलंद किया और इस जीत ने योगी आदित्यनाथ की राजनीति को नई उड़ान दी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 1 साल बाद दोबारा चुनाव हुआ 1999 में, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो सहयोगी दल के सहारे चल रही थी, अचानक गिर गई। जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी सरकार पूर्ण बहुमत साबित न कर पाई, जिसकी वजह से दोबारा चुनाव हुआ। 1999 में देश में दोबारा चुनाव हुआ। इस बार गोरखपुर से वापस योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं और वापस जीत जाते हैं। लेकिन इस बार जीत का अंतर बहुत कम रह गया। जहां पिछली बार वो 26,000 वोट से जीते थे, इस बार मुश्किल से वो मात्र 7,000 वोट से जीत पाए। यही वह क्षण था जब योगी आदित्यनाथ को एहसास हुआ कि अगर राजनीति में लंबे समय तक टिकना है तो सिर्फ पार्टी पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। और तभी उन्होंने सोचा अपनी खुद की ताकत बनानी होगी और एक ऐसी संगठन बनाना होगा
जो खुद उनके साथ हो। माना जाता है कि बीजेपी के कुछ नेता ही अंदर अंदर से योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत कम वोट मिला। और यही कारण था 14 अप्रैल 2002 को योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का स्थापना किया। इसका कमान पूरी तरह योगी आदित्यनाथ के हाथ में था और बहुत जल्द ही पूरे पूर्वांचल में हिंदू युवा वाहिनी अपना पकड़ बना चुका था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे और हर बार उनके जीत का मार्जिन बढ़ते गया। जहां 1999 में मात्र 7,000 वोट से जीते थे, जब 2004 का चुनाव हुआ तो वहां जीत का मार्जिन हो गया 1,42,000। 2009 में 2,20,271 वोट से जीते और 2014 में 3,12,000 वोटों से। गोरखपुर से जीत उनका ट्रेडमार्क बन गया और हिंदू युवा वाहिनी की पकड़ पूरे पूर्वांचल में धमाकेदार तरीके से फैलने लगा। लेकिन इसी समय एक नया चेहरा समाजवादी पार्टी के तरफ से भी आगे आता है, अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव समय देखते हुए उन्हें राजनीति में उतार दिए। 2012 में समाजवादी पार्टी के जीत के बाद मुलायम सिंह यादव अपने पुत्र अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाते हैं। अखिलेश यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री थे अब तक के। अखिलेश यादव युवा नेता जो अपने आधुनिक सोच, आईटी नीति और विकास योजनाओं के कारण जनता में लोकप्रिय हो गए। लखनऊ मेट्रो से लेके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक अखिलेश ने यूपी की छवि सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए। युवाओं को लैपटॉप उनको मानो पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान दिया। अखिलेश यादव उस दौर में एक होपफुल लीडर बन चुके थे और मुलायम यादव के बाद समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन कहावत है, राजनीति में हमेशा समय एक बरोबर नहीं होता। अखिलेश यादव असली राजनीति अब देखने वाले थे, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा चुनौती बनने वाला था, पारिवारिक कलह। 2016 आते आते पार्टी के भीतर पारिवारिक सत्ता संघर्ष तेज हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बांटने को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद बढ़ गया। अखिलेश चाहते थे कि क्लीन इमेज वाले उम्मीदवारों को टिकट मिले ताकि पार्टी की छवि सुधरे। वहीं शिवपाल यादव चाहते थे कि पुराने नेता और जमीनी नेता को टिकट मिले और इसी चीज को लेकर चाचा भतीजा में झगड़ा बढ़ता गया और फिर एंट्री लेनी पड़ी मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव पार्टी को काफी लंबे समय से संभाले आ रहे थे। शिवपाल यादव मुलायम के बाद खुद को ही पार्टी का उत्तराधिकारी मान रहे थे। 2016 में जब अखिलेश ने उनके कई करीबी नेता अमर सिंह, गायत्री प्रजापति जैसे पुराने नेताओं को साइडलाइन करना शुरू किया तो शिवपाल मानो भड़क गए। स्थिति अब मानो समाजवादी पार्टी के लिए सामान्य न रहा और मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और ये बात मानो अखिलेश को नागवार गुजरा। पार्टी में अब दो धड़ा खुलकर सामने आ गया, पिता और पुत्र। एक तरफ अखिलेश यादव जो युवा नेता थे, वो अखिलेश के साथ जुड़ गए क्योंकि उनको अपना भविष्य अखिलेश यादव के साथ दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, पुराने नेता अब भी मुलायम और शिवपाल को ही अपना नेता मान रहे थे। मामला इतना बिगड़ गया कि 2017 के पहले अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी छीन लिया और खुद को नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। पारिवारिक कलह इतना बढ़ गया कि मामला चुनाव आयोग जा पहुंचा। चुनाव चिन्ह को लेकर मुलायम और अखिलेश दोनों गुटों ने दावा किया कि साइकिल का असली मालिक वही है। अंत में बहुमत अखिलेश के पास ज्यादा होने की वजह से 2017 में चुनाव आयोग ने साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव को दे दिया। इस पारिवारिक कलह ने पार्टी को गहरा नुकसान पहुंचाया। जनता को लगा कि अगर परिवार खुद एक नहीं है तो प्रदेश क्या संभालेंगे। शिवपाल के समर्थक अलग हो गए, वहीं मुलायम नाराज हो गए और अखिलेश यादव मानो अकेला पड़ गए। बहुत से नेता पैरवी कर रहे थे कि पिता पुत्र एक हो जाए, जो पार्टी के लिए भी अच्छा हो और प्रदेश के लिए भी। लेकिन बात बिगड़ता गया, फिर होता है कुछ ऐसा जो बीजेपी का चुनावी मुद्दा बन गया। एक मंच पर मुलायम अखिलेश का भीषण घमासान मच गया। अखिलेश ने पिता से माइक छीन लिया और गुस्से से मुलायम सिंह यादव को धक्का दे दिया और वो पल कैमरा में कैद हो गया और मानो ये बात आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गया। मुलायम सिंह यादव से अखिलेश माइक छीनते हुए नजर आ रहे हैं। सपा नेता आशु मलिक ने जब अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश की तो सीएम उन्हें भी धक्का दे देते हैं और बीजेपी ने चुनावी हथियार इसे बना लिया और बोलने लगे
कि जो बेटा अपने बाप की इज्जत ना कर सका वो जनता की क्या करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति उस समय अपने चरम पर थी। समाजवादी पार्टी पारिवारिक कलह से जूझ रही थी, वहीं बहुजन समाज पार्टी अपना पकड़ खो चुकी थी। इसी बीच बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही थी। उसी समय उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व का सबसे तेज चेहरा, कट्टर हिंदुत्व की पहचान रखने वाले योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा और उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में पूरे प्रदेश का जिम्मा सौंपा। नतीजा ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने लगी और जब चुनाव के नतीजे आए तो राजनीति का पूरा नक्शा बदल चुका था। बीजेपी ने 403 में से 312 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीट मिले। मायावती को महज 19 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन अब असली सवाल ये था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पार्टी में खींचतान शुरू हुई। एक और थे योगी आदित्यनाथ, जिन्हें जनता बाबा कहकर पुकारती थी, लेकिन एक समस्या थी। योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी थी। हम लोगों ने परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति भी नहीं बना देंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। बीजेपी के बड़े नेताओं को डर था कि अगर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया तो अल्पसंख्यक वर्ग नाराज हो जाएगा और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना देगा। और इसका फायदा हुआ केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा। मीडिया के सुर्खियों में यही दो नाम छाए थे। खुद पार्टी के कार्यकर्ता भी कयास लगा रहे थे कि सीएम की कुर्सी या तो सिन्हा जी या मौर्य जी को मिलेगी। वहीं एक तरफ बाबा के समर्थक भी महाराज की मांग कर रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में हुई लंबी बैठक के बाद अचानक मोड़ आया। कहा जाता है कि आरएसएस की ओर से योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे किया गया और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में एक गुप्त बैठक हुई और फिर अचानक अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया और कहा कि आप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक संत अब सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठ चुका था और यहीं से शुरुआत होती है योगी युग की कहानी, जिससे यूपी राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए रिसर्च के साथ। जय हिंद।